सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीजिए, मैं हर दिन की तरह कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके देखेंगे आज का पहला सवाल क्या है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस हैं 9 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर। हमारा आंसर है 8 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखते हैं इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय विशेष रूप से लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। यह विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है और इस तरह यह मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित है। अब जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों को गति प्रदान की जा सके। अगला सवाल, किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? Which country hosted G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, जापान। हमारा आंसर है सऊदी अरब। वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विषय का चयन किया गया है। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब की शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल अशीक ने की, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। बैठक का फोकस क्या है? यह बैठक 3 चिन्हित गए क्षेत्रों, संकट के समय में शिक्षा निरंतरता, बाल शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदस्य देशों के अनुभवों पर चर्चा और साझा करने के लिए आयोजित की गई है। G20 क्या है? G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना संगठन है। G20 के 19 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अगला सवाल, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है? What is the name of the mental health rehabilitation helpline which Government of India has launched? हमारे ऑप्शंस हैं उम्मीद, किरण, हेल्प, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन का विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1800
0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। अब जानते हैं किरण हेल्पलाइन के बारे में। यह हेल्पलाइन व्यग्रता, जुनूनी बाध्यकारी विकार यानी कि OCD, आत्महत्या, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, पैनिक अटैक, समायोजन विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि अभिघातकजन्य तनाव विकार और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने का काम करेगी। यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी। यह पहले चरण में सलाह परामर्श प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। यह BSNL के तकनीकी समन्वय के साथ 24/7 उपलब्ध होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत। अगला सवाल, किस संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which organization has successfully tested scramjet technology for hypersonic missiles? हमारे ऑप्शंस है CRPF, इसरो, भारतीय नौसेना, DRDO। हमारा आंसर है DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HST-DV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह प्रशिक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रशिया और चाइना के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। HST-DV के बारे में अब जान लेते हैं। HST-DV स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक वायु श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण करता है। स्क्रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है जो ध्वनि की गति की तुलना में बहुत अधिक गति वाले एयरफ्लो को संभालने की क्षमता रखता है। हाइपरसोनिक क्रूज यान को एक विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जो इसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। योजना अनुसार क्रूज वाहन लॉन्च वाहन से अलग हो गया और हवा लेने लगा। हाइपरसोनिक दहन निरंतर बढ़ा रहा और क्रूज यान अपने निर्धारित रास्ते पर ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक वेग से चलता रहा, जो 20 सेकंड से अधिक समय तक लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इंजन इंजेक्शन और स्क्रैमजेट के ऑटो इंजेक्शन जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं में तकनीकी परिपक्वता का प्रदर्शन किया। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया हैज़ अपॉइंटेड whom as trade envoys for advancing business ties with India? हमारे ऑप्शंस हैं मैथ्यू हेडन, लीसा सिंह, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा आंसर है दोनों। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियां की घोषणा की गई। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 3 नए बोर्ड सदस्यों में शामिल होंगे। आइए मैथ्यू हेडन के बारे में जानते हैं। मैथ्यू हेडन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं।
उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए साल 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा हेडन ने 2018 से इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट में बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम किया। लीजा सिंह कौन है? लीजा सिंह ने 2010 से 2019 तक संघीय सीनेट में तस्मानिया का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में भारतीय विरासत के व्यक्ति के रूप में उनकी सेवा के लिए भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाली राजनेता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबेरा। अगला सवाल, किस कंपनी ने साइबर शांति फाउंडेशन यानी कि CPF के साथ भागीदारी की है ताकि छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके? Which company has partnered with Cyber Peace Foundation, that is CPF, to create awareness on cyber safety among students? हमारे ऑप्शंस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। हमारा आंसर है व्हाट्सएप। फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन यानी कि CPF के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। CPF, यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए युक्तियों और अभिभावकों के साथ सह निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। इन प्रशिक्षण सत्रों के अंत में जानकारी को और अधिक संस्थागत रूप दिए जाने के लिए प्रतिभागी एक साइबर पीस क्लब बनाएंगे और मार्गदर्शन का प्रबंध किया जाए जिसे अन्य छात्र ऑनलाइन बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भित कर सकते हैं। साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं विनीत कुमार। इसकी स्थापना 2003 में हुई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? Recently, Vice President Venkaiah Naidu has released which report? हमारे ऑप्शंस हैं द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, द स्टेट ऑफ ओल्ड वुमेन इन इंडिया, द स्टेट ऑफ गर्ल इन इंडिया, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, 36% का कम वजन का शिकार है और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018 से 2019 के दौरान प्रति बच्चे 1,723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची भी जारी की गई है। देखते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। अब आते हैं खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के पास।
खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स यानी कि YCOI में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बालकों की उपस्थिति, शिशु मृत्यु दर, स्टंटिंग जैसे संकेतकों की मदद से स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापा गया है। सूचकांक के आधार पर 8 राज्यों असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ने देश में औसत से नीचे स्कोर किया है। राज्यों की तुलना करने के लिए 2005 से 2006 और 2015 से 2016 को 2 समय अवधि के लिए सूचकांक का तैयार किया गया था और समय के साथ परिवर्तन पर भी विचार किया जाएगा। अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लॉन्चेस विच सिस्टम फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स? हमारे ऑप्शंस हैं PGN, सर्विलेंस, स्पैरो। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है स्पैरो। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों यानी कि JKAS के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी कि स्पैरो शुरू किया है। आइए स्पैरो के बारे में जानते हैं। स्पैरो प्रणाली से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि APR के देरी के नुकसान से बचने, JKAS अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन, बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कोई भी आवेदक स्पैरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी और कभी भी APR फाइल कर सकता है। इनबिल्ट अलर्ट मैकेनिज्म और ऑनलाइन स्टेटस चेक प्रदान करने के कारण प्रक्रिया को सहज, त्वरित और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। अब झारखंड करंट अफेयर्स। राज्य में जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान कब से कब तक चलाई जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं 15 से 22 सितंबर, 11 से 18 सितंबर, 10 से 17 सितंबर, 7 से 14 सितंबर। हमारा आंसर है 7 से 14 सितंबर। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में एक साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गहन जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने नया घोषणा की है कि राज्य में गहन स्वास्थ्य संरक्षण का यह दूसरा अभियान है जो 7 से 14 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के अलावा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों की पहचान की जाएगी। 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण का भी ब्यौरा जुटाया जाएगा। साथ ही गर्भवती महिला और 5 से 19 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। अगला सवाल, राज्य के किस विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है? हमारे ऑप्शंस हैं रांची विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय में इस सत्र से जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इसके लिए 5 लाख का बजट भी पास कर दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू होगी।
इसके बाद विश्वविद्यालय की योजना फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की पढ़ाई शुरू कराने की भी है। जापानी भाषा पाठ्यक्रम फिलहाल विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ में संचालित किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी और यहाँ के वीसी हैं आर.के. पांडे। अगला सवाल, राज्य में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत कब से की जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं 12 सितंबर, 21 सितंबर, 15 सितंबर, 27 सितंबर। हमारा आंसर है 15 सितंबर। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित झारखंड प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की तिथि बदल दी गई है। पहले यह प्रतियोगिता 10 सितंबर से शुरू हो रही थी, पर अब यह 15 सितंबर से शुरू होगी और 17 दिन तक JSCA स्टेडियम के 2 मैदानों में यह खेल आयोजित की जाएगी। इस खेल में अलग अलग आयु वर्ग की 6 टीमें इसमें खेलेंगे। यह टीमें 100 खिलाड़ियों से बनेंगी। यह प्रतियोगिता की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। इस लिहाज से यह लॉकडाउन के बाद देश में आयोजित होने वाला पहला खेल इवेंट बन जाएगा। प्रतियोगिता का पार्टनर TCS है। आज का आखिरी सवाल, देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस उद्योग द्वारा स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं टाटा स्टील, जिंदल स्टील, मोंगिया स्टील, NCL। हमारा आंसर है टाटा स्टील। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील ने देश में कबाड़ खाने वाले कच्चे माल पर आधारित पहला इस्पात कारखाना हरियाणा के रोहतक में स्थापित कर रही है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख टन होगी। EAF तरीके से इस कबाड़ की रिसाइकलिंग आज पूरी दुनिया में हो रही है और आने वाले दिनों में यह भारत की सतत आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज का टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन, 2022 में भारत और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? फिर से बताती हूँ, 2022 में भारत और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? आपके ऑप्शंस है जापान, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब पिछला TYS का आंसर, पिछला TYS का क्वेश्चन था भारत में किस वर्ष से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है? इसका आंसर है 1962। तो आज का करंट अफेयर्स का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।